नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का गद्य का एक अध्याय लेंगे जो कहानी विदा में है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है नमक का दारोगा। ध्यान देना, जो भी विद्यार्थी जिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे स्कूल व्याख्याता की कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, ध्यान देना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में कक्षा 11वीं की हिंदी अनिवार्य और साहित्य की पाठ्य पुस्तकें हैं। सेकंड ग्रेड में 9th से लेकर 12th तक की हिंदी की पुस्तकें हैं और फर्स्ट ग्रेड में 11th-12th की है, अनिवार्य और साहित्य दोनों। तो आज जो हम ले रहे हैं वो आरोह का गद्य खंड 10 अध्याय गद्य में और 10 अध्याय पद्य में है। आज हम लेंगे गद्य का पहला अध्याय, कहानी जो मुंशी प्रेमचंद की है, नमक का दारोगा नाम से। ध्यान देना, जो भी इस कोर्स में शामिल हो रहे हैं, आपको जब भी पाठ्य पुस्तकें करवाई जाएगी, आप अपना नोटबुक तैयार रखें। नोटबुक में वीडियो को सुनते समय और देखते समय आप महत्वपूर्ण बिंदु नोट करें। आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि क्लास से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा, सेकंड ग्रेड में 150 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे शिक्षण विधियों सहित। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि 135-40 प्रश्न हमारी कक्षा से होंगे। आप अगर मनोयोग से एकमात्र कक्षा पर ही विश्वास करते हुए आप तैयारी करेंगे तो आप सफल होंगे। और फर्स्ट ग्रेड के कैंडिडेट, उनसे मैं कहना चाहूँगा, हिंदी के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के 30 प्रश्न अलग से पूछे जाएंगे। हम यहाँ आपको हिंदी के 120 प्रश्न करवाएंगे। आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि 110 से 15 प्रश्न हमारी कक्षा से आएंगे। तो आप एक विश्वास के साथ हमसे जुड़ें, हम आपको बेहतर देंगे। लेकिन ध्यान देना, जब भी टॉपिक लेंगे आपको किस तरह से क्लास को सुनते समय देखते समय क्लास से जुड़ना है। आज जो हमारा टॉपिक है गद्य का अध्याय, आज आपको नोटबुक अपने साथ रखनी है और नोटबुक में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो लिखने हैं। क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप मात्र वीडियो सुन कर के यह सोच लें कि हमारा चयन हो जाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज का युग प्रतियोगिता का युग है। बहुत कम वैकेंसी होती है, पद कम होते हैं, लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं। ऐसे में हमें हटकर तैयारी करनी होती है, एक योजनाबद्ध तरीके से, एक समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए मनोयोग से कड़ी मेहनत करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस अध्याय के साथ आगामी जो भी हम अध्याय लेंगे, आपको अपनी नोटबुक में महत्वपूर्ण बिंदु नोट करने, ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे हम बात करेंगे आज की कहानी की, जो नमक का दारोगा शीर्षक से है, आपकी पुस्तक में लगभग 8 पेज में है। हमने मात्र 4-5 स्लाइड के माध्यम से उसको लेने का प्रयास किया है और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इस कहानी से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, बाहर से नहीं आएगा, हमारी कक्षा से ही पूछा जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा से। ध्यान देना, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 31 जुलाई 1880 में उनका जन्म हुआ और 1936 ईस्वी में वे चल बसे। 31 जुलाई इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि कुछ साहित्यकारों के लेकर मात्र वर्ष ही नहीं पूछा जाता है, कई बार दिन और महीना भी पूछा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ। वे उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। मुंशी प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। मुंशी प्रेमचंद
हम समेकित दृष्टि से देखें आधुनिक काल में, तो एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एक ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार है, जिन्होंने उपन्यास और कहानी विधा को नई दिशा दी। इससे पहले उपन्यास और कहानी एक मनोरंजन के दायरे तक सीमित थे, उन्हें एक सामाजिक फलक प्रदान किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हैं। हम मुंशी प्रेमचंद पर विस्तार से बात साहित्य का इतिहास में करेंगे। उन्होंने कौन-कौन से पत्रों का संपादन किया, चाहे वो हंस हो, जागरण हो, माधुरी हो, मर्यादा हो। और मुंशी प्रेमचंद ने प्रारंभ में उर्दू में लिखा, फिर उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। कहाँ उपन्यास की अगर हम बात करें तो सोजे वतन से हम बात करते हैं, कहानी संग्रह की, जो उर्दू में प्रकाशित हुई। और उनके प्रारंभिक उपन्यास उर्दू में थे, लेकिन उन्होंने सेवा सदन हिंदी में लिखा, वो भी उर्दू बाजार हुस्न का हिंदी अनुवाद था। और फिर उन्होंने कायाकल्प, जो हिंदी में ही उन्होंने लिखी पांडुलिपि। फिर वे गबन से लेकर गोदान तक महत्वपूर्ण उपन्यास लिखते हैं। गोदान को हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास मानते हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यास, उनकी कहानियाँ, उनका उर्दू का कहानी संग्रह सोजे वतन जो 1908 में आया, और फिर मानसरोवर में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संकलित है। हम विस्तार से बात हिंदी साहित्य का इतिहास में करेंगे कि प्रेमचंद का साहित्य कैसा है। उन्होंने 3 नाटक भी लिखे, किस तरह के उनके नाटक थे, किस तरह की कहानियाँ थी, किस तरह के उपन्यास थे। आज जो हम लेंगे वो नमक का दरोगा कहानी लेंगे। इस संदर्भ में कहना चाहेंगे प्रेमचंद का प्रारंभिक जो साहित्य है, चाहे उपन्यास हो चाहे कहानियां हो, वे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। धीरे-धीरे वे यथार्थ की ओर बढ़ते हैं। और अंतिम दौर की अगर हम बात करें, कफन कहानी की बात करें, पूस की रात की बात करें, या हम गोदान उपन्यास की बात करें, तो वे यथार्थ की ओर ढलते दिखाई देते हैं। आज हमारा जो है मुख्य विषय है नमक का दारोगा कहानी। तो ध्यान देना, प्रेमचंद के साहित्य की जो सामान्य बात होगी, वो हम साहित्य का इतिहास में जब मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से वहाँ बताएंगे। आज हम बात करेंगे उनकी कहानी की, जो नमक का दारोगा नाम से 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद में नमक का दारोगा कहानी संग्रह 1921 में कोलकाता से निकला, लेकिन यह उनकी कहानी 1914 में प्रकाशित हुई थी। ध्यान देना, नमक का दारोगा कहानी उस दौर में लिखी गई थी जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, और किस तरह से रिश्वतखोरी थी, भ्रष्टाचार किस तरह से व्याप्त था। तो यहाँ नमक का दारोगा कहानी का जो मूल संदेश है, नमक का दारोगा कहानी, हम यहाँ बात करते हैं सीधी नमक का दारोगा कहानी की। नमक का दारोगा कहानी का जो मूल संदेश है, वो धन पर धर्म की जीत दिखाई गई है। ध्यान देना, कोई भी कहानी आप पढ़ें तो आपको किस तरह से पढ़नी है। कोई भी उपन्यास पढ़ें, कथा साहित्य में उपन्यास कहानी पढ़ते समय या नाटक को पढ़ते समय ध्यान देना, कंपटीशन एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, तो ध्यान देना, पहले लेना है कहानी लें। तो कहानी में पहले क्या लेंगे, कहानी किस नाम से लिखी गई है, कहानी में कौन कौन पात्र हैं और उन पात्रों की क्या क्या भूमिकाएं हैं। जैसे हम नमक का दारोगा कहानी की बात करें, तो नमक का दारोगा कहानी में मुख्य पात्र 2 ही है। कौन है? मुंशी बंसीधर और पंडित आलोपी दीन। लेकिन साथ में एक जमादार बदलू सिंह का नाम भी आया है। और शुरू-शुरू में कहानी की शुरुआत में मुंशी बंसीधर के वृद्ध पिता, वृद्ध मुंशी बंसीधर को जीवन की सीख देते हैं कि मैंने मेरे जीवन में क्या पाया है, मेरे जो अनुभव है वो तुम्हें बता रहा हूँ। तो वे भी पात्र है। तो इसमें हम जो है कहानी में 4 पात्रों की बात करेंगे, लेकिन मुख्य पात्र 2 है। कौन है? मुंशी बंसीधर और पंडित आलोपी दीन। ध्यान देना, इस ये कहानी किस तरह की कहानी है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी, क्योंकि उनका प्रारंभिक साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। तो यहाँ बंसीधर नेक, ईमानदार, कर्तव्य परायण और समय पर काम करने वाला
एक व्यक्ति है जो दरोगा पद पर नियुक्त होता है, तो अपने कर्तव्य का पालन करता है और उधर पंडित अलोपीदीन जो दातागंज के जमींदार हैं, उनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, तमाम तरह के जो है वकील हो, यहाँ तक कि न्यायालय को भी वे खरीद लेते हैं। लेकिन ध्यान देना, इस कहानी के अंत में जाते हैं, तो वे ही पंडित अलोपीदीन जो अपने पक्ष में फैसला करवाते हैं, लेकिन उसके बाद में उन्हें लगता है कि जो मैंने किया वो ठीक नहीं था और बंशीधर अपनी जगह पर कायम थे, उन्होंने धर्म की रक्षा की है। तो ऐसी स्थिति में पंडित अलोपीदीन बंशीधर के पास जाते हैं, क्योंकि बंशीधर की सेवा से मुअत्तली हो चुकी है। ऐसे में वहाँ जाते हैं और उनकी जो संपत्ति है, उसका स्थायी मैनेजर रखते हैं और 6000 मासिक पे उनको रखा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कहानी के अंत में मुंशी प्रेमचंद ने सत्य की जीत दिखाई है। सत्यमेव जयते हमारा आदर्श वाक्य है। यहाँ प्रेमचंद कहना चाहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ध्यान देना, इस कहानी में मूल बिंदु क्या है, परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हम वो भी लेंगे। अंत में आपको पहले भी बताया, कोई भी कहानी कविता लेंगे तो 5 से 10 के बीच प्रश्न लेंगे। जरूरी नहीं कि उन्हीं प्रश्नों में से आए, कहानी के अंदर कई और प्रश्न बनेंगे, लेकिन हम आपके मूल्यांकन के लिए 5 से 10 प्रश्न लेंगे। तो आज भी हमने प्रश्न लिए हैं। तो पहले ध्यान देना कहानी में क्या क्या देखना है। पहले हम ले रहे कहानी का मूल संदेश क्या। कोई कहानी होगी तो उसमें ये पूछा जाएगा कि इसका मूल संदेश क्या है। प्रस्तुत कहानी नमक का दारोगा 1914 ईस्वी में, नमक का दारोगा 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की बहुचर्चित यह कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मुकम्मल उदाहरण है। ध्यान देना, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आदर्श क्या है? साहित्य में या तो आदर्श होता है या यथार्थ होता है। आदर्श से हमारा तात्पर्य है कि ऐसा होना चाहिए, और यथार्थ से तात्पर्य है ऐसा है। तो यहाँ बंशीधर का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि इस दौर में हम यह कहें कि व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, नैतिकता के रास्ते पर चलना चाहिए, व्यक्ति को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, कर्तव्य परायण और धर्म परायण होना चाहिए। और वो इस कहानी में पात्र कौन है? मुंशी बंशीधर है। कितनी ही परेशानी आई, लेकिन मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया, क्योंकि नमक पर प्रतिबंध था और नमक का वो व्यापार करते थे। नमक से गाड़ियां भर करके उनकी जा रही थी। जब उनको पकड़ा जाता है तो न जाने कितनी रिश्वत उनको पेशकश की जाती है। 40,000 तक पंडित अलोपीदीन रिश्वत की पेशकश करते हैं, लेकिन बंशीधर धर्म के रास्ते पर चलते हैं, कर्तव्य परायण बन करके उनको हिरासत में लेते हैं। वे कहते हैं कि 40,000 क्या 40 लाख से भी कुछ होने वाला नहीं है। सरकारी हुक्म है और मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा। तो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हमें बंशीधर की तरह होना चाहिए। बंशीधर को भले ही सेवा से मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन इस कहानी के अंत में आप देखेंगे कि किस तरह से पंडित अलोपीदीन घर जाते हैं और अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो ध्यान देना, इस कहानी में क्या दिखाया गया है? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मुकम्मल उदाहरण है। आदर्श की ओर उन्मुख यथार्थ है। हम देखते हैं इसमें किस तरह से वकील, किस तरह से न्यायालय, किस तरह से सरकारी महकमे भ्रष्टाचार में लिप्त है, किस तरह से पंडित अलोपीदीन रिश्वत के बल पर सारे काम करवाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो वास्तव में होता है, उसका चित्रण किया गया, यथार्थ है। लेकिन अंत में पंडित अलोपीदीन का बंशीधर के घर जाना और अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त करना एक आदर्श की ओर उन्मुख दिखाया गया है। देखिए, कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। ध्यान देना, इसका मूल संदेश क्या है? धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी। नमक का दारोगा कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। यहाँ धन का प्रतीक कौन है? पंडित अलोपीदीन 40,000 की रिश्वत देने के लिए तैयार है, लेकिन मुंशी बंशीधर टस से मस नहीं होते हैं
और कहते हैं कि 40 लाख से भी काम चलने वाला नहीं है, मैं तुम्हारी नमक से भरी गाड़ियां जाने नहीं दूंगा। तो यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि इस कहानी का मूल संदेश क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? धन के ऊपर धर्म की जीत। ध्यान देना, धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, ध्यान देना, धन और धर्म, धन किसका? धन और धर्म, धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। ध्यान देना, सद्वृत्ति के लिए हमें क्या लेना है? धर्म के लिए सद्वृत्ति, धर्म के लिए अच्छाई और धर्म के लिए सत्य, धन के लिए असद्वृत्ति। ध्यान देना, ये क्रम यहाँ ठीक नहीं आया। धन और धर्म को हम क्रमशः, धन को असद्वृत्ति, ये क्रम यहाँ ठीक नहीं है। असद्वृत्ति पहले होना चाहिए, ठीक है, यहाँ असद्वृत्ति पहले होना चाहिए, असद्वृत्ति, क्योंकि धन के लिए असद्वृत्ति आया है और धर्म के लिए क्या है? सद्वृत्ति। इसको आप नहीं देखें, धन के लिए असद्वृत्ति, धर्म के लिए सद्वृत्ति, धन के लिए बुराई, धर्म के लिए अच्छाई, धन के लिए असत्य और धर्म के लिए सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। तो ध्यान देना, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन को क्या? असद्वृत्ति, बुराई, असत्य, और धर्म को सद्वृत्ति, अच्छाई और सत्य भी कह सकते हैं। तो यहाँ असद्वृत्ति होना चाहिए, जो मिसप्रिंट हो गया है। देखिए आगे, देखिए कहानी में धन और धर्म का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? ध्यान देना, धन का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंडित अलोपीदीन, जो 40,000 की रिश्वत की पेशकश करते हैं। धर्म का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? मुंशी बंसीधर। ये भी प्रश्न आ सकता है, इस कहानी में धन का प्रतिनिधित्व किसने किया? पंडित अलोपीदीन ने। धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया है? मुंशी बंसीधर ने। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंसीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते। ध्यान देना, अंत समय में आप क्या देखेंगे? अंत समय में बंसीधर को दरोगा की नौकरी से मुअत्तल करवा दिया जाता है और बंसीधर घर चले जाते हैं और पीछे पंडित अलोपीदीन जाते हैं। तो यहाँ पंडित अलोपीदीन धन के बल पर ईमानदार, कर्तव्यपरायण, धर्मपरायण दारोगा बंसीधर को मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। जब उनके भीतर से उनको लगता है कि ये जो काम हुआ है वो गलत हुआ है, तो अंत सत्य के यानी भीतर के सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंसीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। बंसीधर जो पहले मुअत्तल कर दिए जाते हैं, लेकिन अंत में पंडित अलोपीदीन उनको अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं? परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरुवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। ध्यान देना, कहानी का सार हमने ले लिया। इस कहानी का मूल संदेश क्या है? धन पर धर्म की जीत। धन किसका प्रतीक है? ध्यान देना, असद्वृत्ति, बुराई, असत्य का। धर्म किसका प्रतीक है? सद्वृत्ति, अच्छाई और सत्य का। और इस कहानी में जो पात्रों की बात करें तो धन का प्रतीक पंडित अलोपीदीन है और धर्म का प्रतीक मुंशी बंसीधर है। ध्यान देना। अब लेते हम कहानी के पात्र कौन है। पहले ही आपको बताया, मुंशी बंसीधर, पंडित अलोपीदीन, वृद्ध मुंशी बदलू सिंह। अब इनकी पात्रों की पहले बात करें तो मुंशी बंसीधर क्या है? नमक विभाग में दारोगा पद पर नियुक्त होते हैं। पंडित अलोपीदीन कौन है? दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार है, जो पैसों के बल पर, धन के बल पर कुछ भी करवा देते हैं। और वृद्ध मुंशी या बूढ़े मुंशी मुंशी बंसीधर के पिता दिखाए गए, जो कहानी के आरंभ में आप देखेंगे कि अपने जीवन के अनुभव बताते हैं, शिक्षा देते हैं किस तरह से चलना है। और बदलू सिंह इस कहानी में बंसीधर के साथ एक जमादार है, जो पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लेने का काम करते हैं।
अब कहानी के मुख्य बिंदु क्या है, यानी जो कहानी है उसमें परीक्षा में कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई बार किसी पात्र के कथन को पूछा जाता है कि किसका कथन है। कई बार ऐसा भी आता है कि इसका मूल मंतव्य क्या है। और इस कहानी के मुख्य बिंदुओं की बात करें और हम बात करें कि परीक्षा में कौन-कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए कहाँ से प्रश्न बनेंगे। ध्यान देना, हमने 8 पृष्ठ की कहानी को 3-4 स्लाइडों में लिया है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। ध्यान देना, अंग्रेजों का शासन था। कहानी कब लिखी गई? 1914 में अंग्रेजों का शासन था, उसमें नमक प्रतिबंधित था। ऐसे में चोरी छिपे उसका जो है कारोबार होता था। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो 12 थे। अधिकारियों के लाभ ही लाभ था, क्योंकि जब इस तरह से प्रतिबंध किसी पर होता है तो काम तो होता है, रुकता नहीं है। रिश्वत या और कुछ रास्ते अपनाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पो 12 यानी उनके लाभ ही लाभ था। इस तरह के मुहावरों का प्रयोग बखूबी हुआ इस कहानी में। पो 12 से हमारा अर्थ है लाभ ही लाभ होना। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। ध्यान देना, ऐसा प्रश्न आ सकता है, कौन लोग पद छोड़ छोड़कर इस विभाग की बरकंदाजी करते थे? बरकंदाजी से तात्पर्य चौकीदारी करना। इस विभाग की, या कौन सा विभाग है? नमक विभाग। तो पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर। फिर है, इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ध्यान देना, ऐसा प्रश्न आ सकता है, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए किनका जी ललचाता था? वकीलों का। और कौन अपना सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर इस विभाग की बरकंदाजी करते थे? तो वो है पटवारी। पटवारीगिरी छोड़कर ये करना चाहते थे। इस तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह के प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। फिर देखिए, मुंशी बंशीधर के पिता अनुभवी पुरुष थे। ध्यान देना, यहाँ महत्वपूर्ण है। समझाने लगे। जब बंशीधर अपने घर से निकलते उससे पहले वो अपने जीवन के अनुभव बताते हैं। क्या बताते हैं? बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। ध्यान देना, क्या कहते हैं? वे कहते हैं, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, यानी घर की स्थिति ठीक नहीं है। ऋण के बोझ से दबे हुए, यानी लोगों से ऋण लिया वो उतर नहीं रहा है। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। और घर में जो लड़कियां हैं, उम्र हो रही है, उनकी शादी करनी है। और वृद्ध मुंशी कहते हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कर गिर पड़ूं। यानी मेरा कोई भरोसा नहीं है कब मैं चल बसूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, यानी सारा कुछ तुम्हें ही देखना है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। नौकरी में पद को मत देखना, कौन सा पद मिला है। यह तो पीर का मजार है। यहाँ किसे कहा गया? पीर का मजार। नौकरी में जो ओहदा है उसे कहा गया पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ध्यान देना, ऐसा प्रश्न आ सकता है, निगाह चढ़ावे पर चादर पर रखनी चाहिए। चढ़ावे और चादर से क्या तात्पर्य है? ध्यान देना, चढ़ावे और चादर से क्या तात्पर्य है? ऊपरी आय। यहाँ चढ़ावे और चादर से तात्पर्य है ऊपरी आय या ऊपरी आमदनी। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। यहाँ आ गया है, ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, किसका कथन है? मासिक वेतन पूर्ण मासिक का चांद है। किसका कथन है? कौन समझा रहा बंशीधर को? उनके पिता समझा रहे हैं। तो ये किसका कथन है? वृद्ध मुंशी का या बूढ़े मुंशी का, जो कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। वो कहते हैं कि ऊपरी आय जो होती है वो बहता हुआ स्रोत है, जिसे सदैव प्यास बुझती है। जिसे सदैव प्यास बुझती है। आगे फिर वो कहते हैं कि मासिक वेतन तो मनुष्य देता है, ऊपरी आय कौन देता है? ईश्वर देता है। इस तरह की बात करते हैं। ध्यान देना, आगे भी कहते हैं, गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर लाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो।
यह मेरी जन्म भर की कमाई है। तो इनमें से कोई एक कोटेशन आ सकता है कि किसका कथन है? ध्यान देना, ये कौन बताते हैं? वृद्ध मुंशी मुंशी बंसीधर को बताते हैं कि आप इस तरह से ध्यान रखना जीवन में। और यहाँ क्या पूछा जा सकता है? चढ़ावे और चादर से क्या तात्पर्य है? चढ़ावे और चादर का यहाँ अर्थ लेना ऊपरी आय। देखिए, जब वृद्ध मुंशी ने बंसीधर को अपने अनुभव बताए, अपनी शिक्षा दी, तो देखिए आगे क्या है? वृद्ध पिता की बातें सुनकर बंसीधर घर से चल पड़े। अपने घर से चल पड़े किसी काम के उद्देश्य से। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। जब वो घर से निकले तो धैर्य उनका मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यहाँ आ सकता है कि जब मुंशी बंसीधर अपने घर से काम के लिए निकले तो उस समय उनका मित्र कौन था? धैर्य। और पथ प्रदर्शक कौन था? बुद्धि। और सहायक कौन था? आत्मावलंबन। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। ध्यान देना, यह आ सकता है कि वे किस विभाग में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हुए। पुलिस विभाग हो सकता है, राजस्व विभाग हो सकता है, नमक विभाग हो सकता है। ध्यान देना, नमक विभाग में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जब किसी की नौकरी लगती है तो मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं? वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, यानी उनको अच्छा संवाद मिला कि बंसीधर नमक विभाग में दारोगा बन गए हैं। महाजन कुछ नरम पड़े क्योंकि हमेशा वो ऋण लेते थे उनसे, अब उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। कलवार की आशा लता लहलहाई, क्योंकि वहां से उनको तलवार से काम पड़ता था, तो वो भी खुश होने लगे। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, क्योंकि पड़ोसी किसी की उन्नति देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि उनके हृदय में सूल उठने लगते हैं, यानी उनसे जलने लगते हैं। ध्यान देना, आगे क्या है? बंसीधर को दरोगा की नौकरी करते 6 माह ही नहीं हुए थे। 6 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन जाड़े की रात में नमक दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ध्यान देना, जब नमक विभाग में मुंशी बंसीधर दारोगा बने तो वहां के सभी अधिकारियों के चहेते हो गए, क्योंकि वो कर्तव्य परायण थे। उनको 6 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन जाड़े की रात में नमक दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना पर, इस तरह का भी आ सकता है। नमक विभाग से 1 मील पूर्व की ओर कौन सी नदी है? जमुना नदी। जमुना पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बंसीधर को लगा कुछ गोलमाल है, क्योंकि रात का समय था और जब नदी पर जो पुल बना हुआ है वहां गाड़ियों की आवाज हुई, तो दारोगा को लगा कि कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहन तमंचा लेकर घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। कौन चल पड़े? मुंशी बंसीधर। वहां आकर पूछने पर पता चला दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपी दीन की गाड़ियां। ध्यान देना, रेखांकित किया हुई है, दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपी दीन की गाड़ियां हैं। ऐसा आ सकता है, पंडित अलोपी दीन कहाँ के प्रतिष्ठित जमींदार है? दातागंज के। जो नमक के ढेलों से भरी हुई है और कानपुर के लिए जा रही है। वे गाड़ियां जो पंडित अलोपी दीन की थी, नमक के ढेलों से भरी हुई थी, कहाँ के लिए जा रही थी? कानपुर के लिए जा रही थी। यहाँ भी प्रश्न आ सकता है। पंडित अलोपी दीन को सूचना मिली तो वे वहां आए। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। जब उनके लोगों ने पंडित अलोपी दीन से जाकर कहा कि इस तरह से गाड़ियां रोक दी गई है, तो पंडित अलोपी दीन इस विश्वास के साथ जाते हैं कि यहाँ भी रिश्वत से काम चल जाएगा। और जब वे जाते हैं तो उनके भाव बताए गए, क्योंकि उनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य। उनका मानना था, क्योंकि सारे काम उनके धन के बल पर हो रहे थे, इसलिए उनका मानना था कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। पंडित अलोपी दीन ने
घर का मामला बताकर रिश्वत की पेशकश की, लेकिन बंशीधर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने जमादार बदलू सिंह को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। ध्यान देना, पंडित अलोपी दीन को लक्ष्मी पर पूरा विश्वास था। इस संसार में ही नहीं बल्कि वो कहते स्वर्ग में भी उसका राज्य और इसके बल पर कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने रिश्वत की पेशकश की, लेकिन बंशीधर टस से मस नहीं हुए और बदलू सिंह को पंडित अलोपी दीन को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। किस सहारे को? धन को उन्होंने चट्टान समझ रखा था, वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। ध्यान देना, पंडित अलोपी दीन ने 1000 से लेकर 40,000 तक भेंट करना चाहा। ध्यान देना, यहाँ प्रश्न आ सकता, पंडित अलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को कितनी रिश्वत पेशकश की? 1000 से शुरुआत की थी और 40,000 तक वो कहते हैं, पर बात नहीं बनी। बंशीधर ने कहा 40,000 नहीं 40 लाख भी असंभव है। इस तरह पंडित अलोपी दीन को हिरासत में ले लिया गया। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यह पंक्ति महत्वपूर्ण है। यहाँ सच्चाई की जीत होती है, सद्वृत्ति की जीत होती है, क्योंकि यहाँ सत्य ने असत्य को कुचल दिया, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। हिरासत में लेने पर अलोपी दीन एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यहाँ हमने पैराग्राफ को बदला है। जब उनको हिरासत में लिया जाता है तो वो मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने रिश्वत के बल पर, धन के बल पर सब कुछ करवाया था, लेकिन पहली बार जब उनको ऐसा, उनके साथ ऐसा हुआ तो वे मूर्छित हो जाते हैं। ध्यान देना, लेखक क्या कहता है? मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। क्यों? क्योंकि चारों तरफ ये बात फैल गई कि पंडित अलोपी दीन को हिरासत में ले लिया गया है। लोगों को इस बात का आश्चर्य नहीं हुआ कि उनको हिरासत में, उन्होंने ये काम क्यों, ऐसा काम क्यों किया, बल्कि इस बात का आश्चर्य हुआ कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। पंडित अलोपी दीन ने गैर कानूनी काम किया, इस पर लोग विस्मित नहीं थे, बल्कि इस बात के लिए थे कि वे कानून के पंजे में कैसे आए, क्योंकि हर बार पैसों के बल पर, धन के बल पर वे बच जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? वकील, न्यायालय, सभी पंडित अलोपी दीन के पक्ष में थे। वकील उनके पक्ष में, न्यायालय पूरा उनके पक्ष में। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, तजवीज का यह अर्थ है ना फैसला, फैसले में लिखा, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वे क्या कहते हैं कि इनके विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। मुकदमे में सफल होने पर भी पंडित अलोपी दीन अकड़ते हुए न चलते। ध्यान देना, न्यायालय को भी पंडित अलोपी दीन खरीद लेते हैं। न्यायालय का निर्णय भी पंडित अलोपी दीन के पक्ष में आता है। पंडित अलोपी दीन को बाइज्जत बरी किया जाता है और एक चेतावनी के साथ बंशीधर को छोड़ा जाता है कि इस तरह से भद्र व्यक्ति के साथ तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। और जब मुकदमे में सफल होते हैं तो पंडित अलोपी दीन जब बाहर आते हैं तो अकड़ते हुए नहीं चलते हैं। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है, क्योंकि उनको भीतर से महसूस हुआ, उनको ये लगा कि जो काम मैं कर रहा था वो गलत था और मैंने रिश्वत के बल पर निर्णय भी अपने पक्ष में करवा दिया। लेकिन एक ईमानदार, नैतिक, कर्तव्य परायण, धर्म परायण दरोगा जिसने इस काम को रोकने का प्रयास किया था, आज भले ही उसके पक्ष में निर्णय नहीं लिया हो, लेकिन उनका अंत सत्य कहता है, क्या कहता है कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। ध्यान देना, एक सप्ताह बीता होगा कि दारोगा बंशीधर के लिए मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली का होना सेवा से हटा देना, सेवा से अलग कर देना, निलंबित कर देना।
कार्यपरायणता का दंड मिला। उनको क्या दंड मिला था? कार्यपरायणता का, कर्तव्यपरायणता का, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पंडित अलोपी दीन को हिरासत में लिया था। जब मुंशी बंशीधर इस दुर्वस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। जब उनको मुअत्तल किया गया नमक विभाग से, और इस स्थिति में जब बंशीधर घर जाते हैं तो वृद्ध मुंशी अपना सिर पीटने लगते हैं। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, माता भी दुखी होती है। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। ध्यान देना, जगन्नाथ जगन्नाथ रामेश्वर की जो कामनाएं थी वो मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, कहाँ की यात्राएं मिट्टी में मिल गई, यानी उनका जो सपना था वहां जाने का वो धूल धूसरित हो गया। ध्यान देना, एक सप्ताह बाद, इस तरह से एक सप्ताह बीता। एक सप्ताह बाद संध्या के समय सजे हुए रथ पर सवार होकर आए पंडित अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा। एक वात्सल्यपूर्ण स्वर में पंडित अलोपी दीन जब बंशीधर के घर आते हैं तो पहले तो वृद्ध मुंशी कहते हैं कि जो भी मेरे बेटे ने किया वो गलत किया है, उनसे अनुनय विनय करते हैं। लेकिन बाद में, ध्यान देना, जब पंडित अलोपी दीन अपनी बात कहते हैं, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। यानी वो कहते हैं कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले, उज्जवल में दोनों ही ज आधे होंगे, उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। ये किसके लिए कहते हैं? मुंशी बंशीधर के लिए। पंडित अलोपी दीन ने बंशीधर से प्रभावित होकर उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया। ध्यान देना, यह महत्वपूर्ण है। हम आदर्शोन्मुख यथार्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ आदर्श की और उन्मुख यथार्थ है। पंडित अलोपी दीन का जो पहले काम चलता था वो यथार्थ था। इस तरह का रिश्वत के बल पर काम करवाते थे, करवाए जाते हैं। लेकिन बाद में एक आदर्श के रूप में हमारे सामने बंशीधर जो है वो नैतिक, कर्तव्यपरायण, ईमानदार दारोगा है। उन्हें भले ही परेशानी हुई लेकिन वे अपनी बात पर कायम रहे और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। उसके बाद में उनको वहाँ से नमक विभाग के दरोगा पद से वहाँ से हटा दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। तो वहाँ उस समय पंडित अलोपी दीन जब बंशीधर के घर आते हैं तो एक आदर्श हमारे सामने स्थापित किया गया है कि इस तरह से पंडित अलोपी दीन का घर आना, क्योंकि बंशीधर की वो एक जीत थी। यहाँ संदेश लेखक ये देना चाहता है कि हमें भी मुंशी बंशीधर की तरह होना चाहिए। वे परेशान भले ही हुए लेकिन उनकी जीत हुई, क्योंकि पंडित अलोपी दीन जैसे जो रिश्वत के बल पर सब कुछ करवाने वाले, सरकारी महकमे को, न्यायालय को खरीदने वाले, वे भी आज एक ईमानदार, नैतिक, धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण दरोगा के आगे झुक जाते हैं। बंशीधर ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। अलोपी दीन हंसकर बोले, ध्यान देना, यहां से देखिए, पंडित अलोपी दीन ने बंशीधर से प्रभावित होकर उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया। 6,000 वार्षिक वेतन, ध्यान देना, यह महत्वपूर्ण ये आ सकता है। कितना वार्षिक वेतन उनको नियत किया? 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। ध्यान देना, यह प्रश्न आ सकता है कि अंत में पंडित अलोपी दीन जब बंशीधर के घर जाते हैं तो उन्हें अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और कितना वार्षिक वेतन देते हैं? ध्यान देना, 6,000 वार्षिक वेतन, और वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। बंशीधर ने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं। अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। तो बंशीधर ने कहा कि मैंने जो अपना कर्म किया था, जो तुम्हें गिरफ्तार किया था, वो मेरा उसमें धर्म था, क्योंकि मैं उसमें उस कर्तव्य पर तैनात था और मैंने कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए वो कार्य किया था। लेकिन इस तरह से तुम जो 6,000 वार्षिक वेतन पे स्थायी मैनेजर रख रहे हो, मैं इसके योग्य नहीं हूं। ऐसे में पंडित अलोपी दीन क्या कहते हैं? मुझे इस समय एक
अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा दिया। ध्यान देना, अंत में पंडित अलोपीदीन बंसीधर के आगे जाते हैं और झुकते हैं और पंडित अलोपीदीन बंसीधर को अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। यह एक प्रकार से धन पर धर्म की जीत है। यह हमारे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को हमारे सामने रखती है, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। बंसीधर को भले ही परेशान होना पड़ा, लेकिन अपने कर्तव्य परायणता के कारण, धर्म परायणता के कारण, नैतिकता और ईमानदारी के कारण उनकी जीत हुई है। तो इस तरह से हमने देखा यह कहानी नमक का दारोगा उस दौर में लिखी गई जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। किस तरह से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार व्याप्त थे। 1914 की स्थिति को मुंशी प्रेमचंद हमारे सामने रखते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहता है कि धन पर धर्म की जीत होती है। तो इस कहानी का मूल संदेश क्या है? धन पर धर्म की जीत। कहानी के पात्र कौन है? मुंशी बंसीधर, पंडित अलोपीदीन मुख्य पात्र है, साथ में बदलू सिंह भी है जो जमादार के रूप में नाम आया है, और वृद्ध मुंशी है जो कहानी के प्रारंभ में अपने बेटे को शिक्षा देते हैं, अपने जीवन के अनुभव बताते हैं। तो यह कहानी सहज सरल भाषा में लिखी गई कहानी है। इसमें उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रसंगानुकूल प्रयोग हुआ है। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग हुआ है। तो यह कहानी, किसी कहानी को, किसी उपन्यास को हम कथानक की दृष्टि से देखें तो उसका मूल संदेश क्या है ये देखना है, उद्देश्य क्या है कहानी का। फिर इसमें आपके कथानक हमने ले ही लिया, और संवाद में कौन कौन पात्र है वो देखे जाते हैं, और मुख्य बात जो होती है पात्र है, पात्रों की क्या क्या भूमिकाएं आ सकता है। जैसे इसमें पंडित अलोपीदीन है तो कहाँ के जमींदार है, दातागंज के हैं, उनकी गाड़ियां कहाँ जा रही, कानपुर जा रही है। इस कहानी का मुख्य पात्र अगर हम कहें तो मुंशी बंसीधर है। मुंशी बंसीधर किस विभाग में दारोगा पद पर नियुक्त हुए? नमक विभाग में। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब आपके मूल्यांकन के लिए हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। आपको बताया प्रत्येक अध्याय के बाद में हम 5 से 10 प्रश्न लेंगे। ध्यान देना, पहला प्रश्न है नमक का दारोगा कहानी कब प्रकाशित हुई? ये प्रश्न वैसे अप्रत्यक्ष से कहानी के अंदर नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ नमक का दारोगा कहानी कब प्रकाशित होती है? 1914 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है नमक का दारोगा कहानी का मूल संदेश है। ध्यान देना, पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी, ये तो इस कहानी में है ही। सरकारी महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार, ये भी दिखाई दिया है, क्योंकि जो पटवारीगिरी है, जो सम्मानित पद है, वो छोड़ करके लोग वहाँ बरकंदाजी करने के लिए आतुर है, वकील लालायित है। धन पर धर्म की जीत और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार। वकील भी पैसों के बल पर काम करते हैं और न्यायालय भी बिक जाता है, निर्णय भी उनके पक्ष में आ जाता है। ये सारे बिंदु है, लेकिन ध्यान देना कहानी का मूल संदेश क्या? मूल संदेश क्या है? धन पर धर्म की जीत। क्योंकि धन का प्रतीक इसमें कौन है? पंडित अलोपीदीन। धर्म का प्रतीक कौन है? मुंशी बंसीधर। और इसमें मुंशी बंसीधर की यानी धर्म की जीत दिखाई गई है। इसलिए इस कहानी का मूल संदेश क्या होगा? धन पर धर्म की जीत। अगला प्रश्न है निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, पंक्ति से क्या तात्पर्य है? निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ये प्रारंभ में आया है। वृद्ध मुंशी अपने बेटे को शिक्षा देते समय कहते हैं। तो यहाँ चढ़ावे और चादर का क्या अर्थ है? ऊपरी आय। ठीक है, वो कहते हैं कि हमेशा ध्यान जो ऊपरी आमदनी है उस पे रखना चाहिए, क्योंकि उसी से ही काम होने वाला है। तो यहाँ इस पंक्ति से क्या तात्पर्य? ऊपरी आय। अगला प्रश्न है किसने कहा मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ध्यान देना, ये इस कहानी के प्रारंभ में है, और वृद्ध मुंशी अपने बेटे बंसीधर को शिक्षा देते तब कहते हैं
मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ये कथन किसका है? वृद्ध मुंशी का है। अब हम लेंगे 4 प्रश्न और हैं। बंशीधर जब अपने घर से निकले तब उन्होंने किसे अपना पथ प्रदर्शक समझा? ध्यान देना, धैर्य को वे अपना मित्र समझते हैं, आत्मावलंबन को वे अपना सहायक समझते हैं, तो बुद्धि को वे अपना पथ प्रदर्शक समझते हैं और साहस का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है। इस कहानी में जो आया है वही हमें लेना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना है। तो ध्यान देना, इसमें उनका पथ प्रदर्शक कौन है? बुद्धि है। फिर अगला प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन कहाँ के जमींदार थे? पंडित अलोपीदीन सीधा सा है, फैक्ट है, तथ्यात्मक प्रश्न है, स्थान का नाम पूछा है, दातागंज के जमींदार थे। फिर है, प्रस्तुत कहानी में जमादार हैं, जमादार ये भी सीधा नाम पूछा है, तो जमादार कौन है? बदलू सिंह है। और अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में पंडित अलोपीदीन ने कितनी रिश्वत की पेशकश की? तो ध्यान देना, उत्तर क्या होगा? शुरुआत 1000 से करते हैं, लेकिन 40,000 तक की वो बात करते हैं कि 40,000। उसके बाद बंशीधर कहते हैं 40,000 नहीं, 40 लाख भी, 40 लाख से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब प्रश्न क्या है? अलोपीदी ने कितनी रिश्वत की पेशकश की? तो उत्तर होगा 40,000। इस तरह से और भी छोटे-छोटे प्रश्न आ सकते हैं कि वे अंत में जब बंशीधर के पास जाते हैं तो अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं, तो कितना वार्षिक वेतन बताते हैं? 6,000। इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, या ये प्रश्न आ सकता है कि जब उनकी गाड़ियों को पकड़ा गया तो किस नदी पर पकड़ा गया? जमुना नदी पर। या ऐसा भी आ सकता है कि गाड़ियों को पकड़ा गया किस नदी पर? जमुना नदी पर पकड़ा गया, और साथ में गाड़ियां कहाँ जा रही थी? कानपुर जा रही थी। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान देना, हमने जो कहानी ली नमक का दारोगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी का मूल संदेश है धन पर धर्म की जीत, और कहानी के अंत में प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। हमारा आदर्श वाक्य सत्य में जयते यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा को हमने लिया। इस तरह से आगे के अध्याय भी लिए जाएंगे। आप ध्यान देना, जब भी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित कक्षा होगी, अपनी नोटबुक को तैयार रखें, महत्वपूर्ण बिंदु नोटबुक में अंकित करते रहें, लिखकर पढ़ने का अभ्यास करें, क्योंकि पद बहुत कम आते हैं, और जब पद कम आते हैं तो वहाँ चयन भी बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। और जहाँ ऐसी स्थिति हो तो उसमें आपको अपना पूरा देना होगा, अपने को खपाना होगा, अपने को मनोयोग से तैयारी करनी होगी, जी जान से समर्पित भाव से आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना योजना के, बिना समय प्रबंधन का ध्यान रखे हुए आप सीधे चलते रहेंगे तो परीक्षा में सफलता प्राप्त करना मुश्किल होगा। मेरा आपसे यही कहना है कि आप एक अपना फ्रेमवर्क बनाएं, एक प्लानिंग बनाएं, क्योंकि बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो वो काम सफल नहीं होगा। प्लानिंग बनाते हुए चलें, और पाठ्य पुस्तकों के जब हम अध्याय लेंगे तो उनमें ध्यान देना आपको। आप अपनी नोटबुक में महत्वपूर्ण बिंदु अंकित करते रहें, अभ्यास करते रहें, बार-बार लिखने का अभ्यास करें, तभी आप सफल हो पाएँगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप सभी का चयन हो। तो इस तरह से हम अगले अध्याय के साथ और प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।